नमस्कार, टीवी बिहार के खास कार्यक्रम चर्चा है में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू कर दी है, लेकिन अभी विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं। जी हां, बाई इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं। बिहार में रुपौली विधानसभा चुनाव हो चुका है और अब बारी है 4 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन की, जहां पर कैसी तैयारी चल रही है, इसी मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसी चल रही है तैयारी? 4 सीट हैं, इसको लेकर भाजपा हो या फिर राजद, जदयू, सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। देखिए, रुपौली का जो बाई इलेक्शन हुआ और रुपौली में जिस तरह से दोनों गठबंधन को जनता ने नकार दिया, इसके बाद दोनों गठबंधन जो है एकदम अलर्ट मोड में है। अभी जो 4 सीटों पर जो होना है बाई इलेक्शन, जिसकी आपने चर्चा की, आज भाजपा की भी बड़ी बैठक हुई है इन सीटों को लेकर कि बाई इलेक्शन में क्या किया जाए। जो रुपौली का रिजल्ट है वो तो झटका दे ही गया। क्या ये जो चुनाव है जिसमें 3 सीटें महागठबंधन की है, एक एनडीए के खेमे की है जिससे जीतन राम मांझी इमामगंज से जीते थे, बाकी जो 3 सीटें हैं रामगढ़ है, बेलागंज है और तरारी है, ये आती है महागठबंधन के खाते में। तो क्या जो 3 महागठबंधन की जीती हुई सीट है इस पर एनडीए अपना कब्जा जमा सकता है? इसी की प्लानिंग एनडीए कर रहा है ताकि 25 के चुनाव में एक पॉजिटिव मैसेज एनडीए दे सके। जी, रुपौली में जिस तरीके से जो जदयू है अलग खुश थी कि नहीं हम जीतेंगे, जो सामने जो पार्टी है वो खुश थी हम जीतेंगे, लेकिन निर्दलीय की जीत हुई। क्या समीकरण बना रहा है कि क्या अब जो इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी में जो चुनाव होने हैं, इस सीटों को लेकर पार्टियां डरी हुई हैं? मैंने कहा ना अभी कि रुपौली के इलेक्शन ने नेशनल पार्टियां को, बड़े गठबंधनों को डरा दिया। आपने सही यूज किया, डरा दिया। और उस डर से बाहर निकलने के लिए लगातार बैठकों का दौर है। लगातार कोशिश हो रही है कि ऐसे घोड़े को उतारा जाए इस जंग में जो चुनाव जीत सके, जो मैदान में बाजी मार सके। कमजोर घोड़ों को, लगड़े घोड़े को नहीं उतारना है। इसीलिए कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेके, रणनीति बनाने से लेके, संगठन को लेकर तमाम तरह की चर्चा है। और एक पेज फंसा दिया पशुपति कुमार पारस ने कि भाई सुनील पांडे को तरारी से टिकट दिया जाए, ये एक अलग मामला फंसा हुआ है एनडीए के भीतर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एनडीए को सॉर्ट आउट करना है। लेकिन इतना तय है वंदना जी, आपके स्टार टीवी बिहार के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो 4 सीटों का बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन 25 के चुनाव की पृष्ठभूमि का पहला पन्ना लिख देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, हम कह सकते हैं कि ये ट्रेलर है, फिल्म 2025 जी देखने को मिलेगी। जी, भाजपा ने भी मीटिंग्स कर ली हैं लगातार। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, ये लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो दावेदार ये लोग ठोकेंगे वो काफ़ी मजबूत होगा, टक्कर दे पाएगा? और क्या कुछ लग रहा है जो भी 4 सीटें हैं यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, आपने सही कहा कि जो सीटें हैं उसमें दोनों गठबंधन चाह रही है कि मजबूत कैंडिडेट को ही हम उतारें। जैसे आप बेलागंज का उदाहरण ले लीजिए। बेलागंज में क्या हो रहा है, सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव, वो दौड़ में सबसे आगे हैं आरजेडी के टिकट को लेके। अब है कि जब उतनी बड़ी पर्सनालिटी, सुरेंद्र यादव का खाली की हुई सीट और उनके बेटे वहाँ लड़ रहे हैं, तो एनडीए को भी लगता है कि भाई कमजोर प्रत्याशी उतारेंगे तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो नज़र किधर दौड़ रही है? नज़र दौड़ रही है मनोरमा देवी के बेटे रॉकी पर। आपको ध्यान होगा, हिट एंड रन मामले में काफ़ी चर्चा में आए थे रॉकी कई साल पहले। अब उनकी चर्चा है कि उनको उतारा जाए, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटेगा। अगर सुरेंद्र यादव के बेटे को अगर मुकाबला देना है तो फिर मनोरमा देवी के बेटे को उतारना ही पड़ेगा। कमज़ोर प्रत्याशी नहीं चलेगा। तो सब सीटों पर यही स्थिति है, चाहे वो रामगढ़ वाली सीट हो। अब रामगढ़ में क्या चर्चा हो रही है? रामगढ़ में तो एक चर्चा ये भी है कि सुनील सिंह को वहाँ से प्रत्याशी बना दिया जाए। जैसे अभी तो ये मान के लोग चल रहे थे कि भाई जो सुधाकर सिंह के भाई हैं, जगदा बाबू के बेटे हैं अजीत सिंह, उनको आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन अब एक चर्चा बहुत तेज़ी से है कि भाई
सुनील सिंह जो शहीद हो गए हैं आरजेडी के लिए, उनको वहाँ से चुनाव लड़वा के विधानसभा में लाया जाए। तो कैंडिडेट सब जगह खोजा जा रहा है, मजबूत कैंडिडेट खोजा जा रहा है। इमामगंज की बात करिए, वहाँ पर जीतन राम मांझी के बेटे चुनाव लड़ने वाले हैं, वो लड़ेंगे। हो सकता है कि आरजेडी के तरफ से उदय नारायण चौधरी लड़ जाए चुनाव, पिछले बार भी वो लड़े थे। तो हर एक सीट पर जो है एकदम कांटे का मुकाबला इस बार होगा, और दोनों पार्टियां चाह रही है कि रुपौली का रिजल्ट नहीं दोहराए, कि दोनों गठबंधनों को खारिज करके जनता कोई नया कैंडिडेट दे दे। जैसे हम सुनील पांडे की बात करते हैं, अगर दोनों गठबंधनों ने अगर नहीं दिया टिकट सुनील पांडे को, तो उनको लड़ना ही लड़ना है। हो सकता है पारस जी के पार्टी से लड़ जाए, तो हो सकता है कि नतीजा कुछ दूसरा आ जाए। जातीय समीकरण भी कुछ खेल कर सकता है। जातीय समीकरण तो बिहार के चुनाव में खेल करता ही करता है। हम अभी बात कर रहे हैं उम्मीदवारों की ताकत का। एक जो होता है ना, छवि की ताकत, व्यक्तित्व की ताकत, पर्सनालिटी की ताकत, पार्टी की ताकत, हम उस ताकत की बात कर रहे हैं। संगठन तो अपनी जगह पे है, जातीय समीकरण अपनी जगह पर है, लेकिन कितना भी ज़्यादा जातीय समीकरण है, जब आपका घोड़ा ही कमजोर होगा तो कितना दौड़ेगा वो। तो पहले तो मजबूत घोड़ा उतरेगा ना चारों सीट। बहुत सोच समझ कर, इसलिए जो है ना, जो अब दिलीप जायसवाल ने जो बैठक की है, बहुत सोच समझ के रणनीति तैयार की जा रही है। जेडीयू से भी पूछा जा रहा है, सहयोगी दलों से भी पूछा जा रहा है कि मजबूत घोड़ा कौन हो सकता है। एकदम पूरा कोऑर्डिनेशन बनाने की तैयारी है, क्योंकि ये लोग भी जान रहे हैं, भाजपा, खासकर भाजपा के लोग ये भी जान रहे हैं कि अगर हम रिजल्ट नहीं दे पाए बाई इलेक्शन में, तो आला कमान किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इस बार लोकसभा में जो सो हो गया सो हो गया, रुपौली में जो हो गया सो हो गया। रुपौली का तो क्लास लग चुका है, सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई। लेकिन अगर बाई इलेक्शन में अगर खराब रिजल्ट आ गया, तो बहुत सारा फेरबदल भाजपा में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां अभी यही सोचिए ना कि कितना गंभीरता से पॉलिटिकल पार्टी ले रही है चुनावों को। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है, फिर भी कैंडिडेट खोजे जा रहे हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं, जातीय समीकरण देखा जा रहा है, कौन कहाँ फिट बैठेगा, कैसे फिट बैठेगा। लोगों को जो मजबूत कैंडिडेट है उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि आप मेरे तरफ चले आइए, आप चुनाव लड़ जाइए। तो ये तैयारी चल रही है, अभी नोटिफिकेशन का भी सवाल नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ही अहम बाई इलेक्शन है। और जैसा हमने अभी आपको बोला भी कि जो 25 का चुनाव होगा, उसका जो पहला पन्ना है वो यही बाई इलेक्शन ही है। जी सर, एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो 4 सीटें हैं, इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज या तरारी, इसमें से 3 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के हाथ में पहले से है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। चुनौती तो है, और इसी चुनौती का सामना करना है एनडीए को। इसी चुनौती का ही तो सामना करना है। आप एक कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि जो 4 बाई इलेक्शन है, 3 जो जीती हुई सीट है आरजेडी की, महागठबंधन की, अगर उसको एनडीए ले लेता है तो कहाँ चला जाएगा तेजस्वी यादव का मनोबल, और कहाँ चला जाएगा महागठबंधन का मनोबल। और अगर चारों सीट अगर जीत जाती है वापस महागठबंधन, तो फिर तेजस्वी यादव किसी के बस में आने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि कितना महत्व है इस चुनाव का। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये बाई इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चारों सीट जीतते आए एनडीए, तो समझिए कि 25 का एक रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। और अगर ये तेजस्वी यादव की पार्टी जीत जाती है, उनका गठबंधन जीत जाता है, तो तेजस्वी यादव दुगने जोश से फिर 25 के चुनाव में लुटेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने करी या फिर एनडीए ने की, उसका जो परिणाम है वो देखने को तो हमें मिल गया है। लेकिन अब उपचुनाव होने हैं, और ये उपचुनाव बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि यही जो परिणाम सामने आएंगे वो बताएगा कि 2025 में किसका पलड़ा भारी होगा, और 2025 में किसको कितना ज़्यादा और भी मेहनत करना होगा। बाकी आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम अगर अच्छे लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, आपके सामने हम आते रहेंगे। धन्यवाद।